नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HN 24/7 देख रहे हैं आप। राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के बाद बीजेपी अब अपने तीसरे अहम एजेंडे समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कॉमन सिविल कोड की जोरदार पैरवी की। इससे विपक्षी दलों के साथ साथ मुस्लिम संगठनों में भी खलबली मच गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आनन फानन में देर रात इमरजेंसी मीटिंग की। करीब 3 घंटे चली बैठक में तय किया गया कि इस मुद्दे पर लॉ कमीशन को एक ड्राफ्ट तैयार करके भेजा जाएगा। ऑनलाइन हुई मीटिंग में प्रस्तावित कानून का विरोध करने की रणनीति पर चर्चा हुई। वर्चुअल मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्ला रहमानी, मौलाना खालिद, राशिद फिरंगी महली समेत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई सदस्य और वकील शामिल हुए। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि बोर्ड लॉ कमीशन के सामने समान नागरिक संहिता का पुरजोर विरोध करेगा। बैठक में कमीशन के सामने पेश किए जाने वाले ड्राफ्ट और डॉक्यूमेंट को भी अंतिम रूप दिया गया। समान नागरिक संहिता की लंबे वक्त से मांग होती रही है। कुछ महीने पहले केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर एक हलफनामा दिया था। उसमें कहा गया है कि अलग अलग धर्म के लोगों के लिए संपत्ति, वैवाहिक विवाद जैसे सिविल मुद्दों पर अलग अलग कानून देश की एकता के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग वक्त पर दिए अपने कई फैसलों में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दे चुका है। इसी महीने लॉ कमीशन ने इस मुद्दे पर देशवासियों और संगठनों से सुझाव मांगे हैं। ये भारत सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है, जिसको इस देश के समाज को बहुत प्रतीक्षा थी। इस देश में समान नागरिक कानून जो इस देश की आवश्यकता है, आज हमारे देश में दुर्भाग्य से एक वर्ग को 4 शादी और 20 बच्चे पैदा करने की अनुमति है। वहीं जो बहुसंख्यक समाज है, आज कई जिलों में वो अल्पसंख्यक हो गया है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय आज भी अल्पसंख्यक दर्जे का लाभ ले रहा है। ऐसे ही जो असमानता इस देश में कानून की है, जम्मू कश्मीर में दूसरा कानून है, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनमें अलग प्रकार से कानून है। तो इसलिए समान नागरिक कानून इस देश के समान करने के लिए सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बहुत आवश्यकता है। जैसे अभी इस देश में एक जीएसटी लागू हुआ, सबके लिए टैक्स है, ऐसे ही कानून भी सबके लिए बराबर हो, इसकी जो पहल भारत सरकार ने की है, ये अतिशीघ्र इस देश में लागू हो और सभी समाज के वर्गों को इसमें सहयोग करना चाहिए। मुसलमानों का तो ये मजहबी एक बड़ा मसला है कि उनके अपने यहाँ जो पर्सनल लॉज हैं उनका डायरेक्ट ताल्लुक कुरान और हदीस से है, और कुरान में मोर देन 30 वर्सेस में इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की हिदायत दी गई है। लिहाजा मेरी हुकूमत से यही अपील है कि जो मुल्क के और बड़े मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दें, उनको हल करने की कोशिश करें और यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुल्क पर नाफिज न किया जाए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक बार इसके ऊपर असर-ए-नौ विचार करें, और असर-ए-नौ जब गौर करें तो मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो वापस करेंगे। इसलिए कि हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है। हमारे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमानों में पर्सनल लॉ का मसला है, हमारे यहाँ और दूसरे मसाइल हैं, हमारे और दूसरे शरई मसाइल हैं जिसको हम अपने लेवल से उसको हल करते रहते हैं। जब यूसीसी आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसको हम कैसे हल करें? तो सवाल कहीं, उन सवालों का जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। डीपी यादव जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। जूही त्यागी जुड़ चुकी हैं, आप प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का HN में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं डीपी यादव जी, आपका रुख कर लेते हैं। डीपी यादव जी, क्या दिक्कत आ रही है? यूसीसी लागू कर रही है, समर्थन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? देखिए मनीष जी, दिक्कत कोई कुछ भी नहीं है। हम्म। जब चुनाव आता है तब भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत शुरू हो जाती है, ये सत्य है मनीष जी। और 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को चुनाव के समय लाती है जिसका आम जनता से कुछ लेना देना नहीं होता है। जो मुद्दे आम जनता से जुड़े हुए हैं उस पर न तो प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं, न प्रधानमंत्री के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता चर्चा करते हैं। आज मनीष जी देखिए, देश में बेरोजगारी के क्या हालात हैं, महंगाई के क्या हालात हैं,
ठीक है, स्वास्थ्य तो के क्या इस क्या पर हालात चर्चा हैं? नहीं होनी चाहिए? उत्तर यूसीसी पे प्रदेश चर्चा नहीं होनी चाहिए? नहीं, यूसीसी पे चर्चा होनी चाहिए, हाँ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार हो गई, अब महज कुछ महीने बचे हुए हैं 2024 के चुनाव में। हम्म, भारतीय जनता पार्टी को यूसीसी की याद क्यों आ रही है? हम्म। वैसे भी यूसीसी चलिए को आ लेकर गई, के याद जो आ गई। चलिए कह रहे हैं देर से आते हैं, कोई आ गया देर से आया लेकिन दुरुस्त आया, ये भी कहावत है। अगर दुरुस्त आ रहे हैं आप दुरुस्त उसका कहाँ है? साथ अब दे रहे हैं कि नहीं? अब चलिए देर से आ गए, आप साथ दे रहे हैं डीपी यादव जी? नहीं, देखिए, बात साथ देने की है, ना देने की नहीं है, नीयत बात तो साफ इसी होनी की चाहिए। है, अगर नीयत बात साफ तो है इसी की है। ठीक है, नियत सरकार क्या की, खराब तो है? निश्चित रूप से इसमें साथ दे। हाँ, नियत खराब है ना भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, अब महिलाओं की इतनी हितैषी है जो यूसीसी के माध्यम से महिलाओं का हक, मनीष जी, महिलाओं का हक दिलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जरा केवल एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिएगा। 1996 से महिला बिल जो पड़ा हुआ है, जो कि महिलाओं को 33% आरक्षण देगा कहीं ना कहीं विधानसभा में और लोकसभा में, उस बिल को क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी पास कराती है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाए? अगर महिलाओं का लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से महिलाओं की इच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई चर्चा नहीं कर रही है। वो बिल राज्यसभा से पास है, केवल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को पास कराना है, और लोकसभा में पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे, कानून बन जाएगा। पूरे भारतवर्ष के विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा, लोकसभा में 33% आरक्षण मिल जाएगा, और महिलाओं की स्थिति जब आरक्षण मिलने के बाद उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा कहीं ना कहीं राजनीति में, तो निश्चित रूप से उनकी स्थिति बहुत नहीं बेहतर वो होगी। तो चलिए लेकिन आपकी उस बात पे ठीक, भारतीय चलिए उस जनता पर आ पार्टी जाएंगे, के लेकिन बाद में अगर यूसीसी से भी अगर कुछ हो रहा है लाभ तो क्या दिक्कत है? नहीं, लाभ हो तो कोई दिक्कत नहीं मनीष जी ना, यही तो दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप हानि भी नहीं गिना लाभ पा रहे अगर होता हैं, तो लाभ कौन हो नहीं नहीं रहा है, हानि गिना नहीं पा रहे डीपी भाई। नहीं नहीं, अब ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा, इसका देखिए मनीष जी, मैं बता रहा हूं आपको ना, इसका मसौदा तैयार करिए, हाँ। ड्राफ्टिंग बनाइए, लोगों के बीच उसको ले जाइए, हाँ। उसकी बताइए इससे नहीं, फायदे मोटा क्या मोटी होंगे। बीजेपी सरकार ने बता बता रही है दिया ये फायदे। फायदा है, अब आप बताइए। मोटा मोटी कुछ- बीजेपी ने बता कुछ दिया ये फायदा हो रहा है, अब आप बताइए। कुछ इन नहीं फायदों फायदा पर बताया। साथ हैं आप? बीजेपी देखिए, इन फायदों पर साथ हैं? मनीष जी, बीजेपी ने कोई फायदा नहीं बताया। अगर भारतीय जनता पार्टी इसके फायदे अच्छे मन से बताती तो निश्चित रूप से महाराज इसको पूरा कहाँ देश से स्वीकार मन करता लेकर है। आएंगे, कितने मन लेकर आएंगे? ठीक है, आप ठीक ये है, बताइए मनीष जी, एक मिनट सुनिए। सुनिए। अब अ- आप ही अंग- के अंग्रे- आप अंग- आप ही के आप लोग के महागठबंधन के जो समर्थक हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी इसका समर्थन किया है। अब आप बताइए। नहीं, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है? अरविंद हाँ। केजरीवाल ने क्या कहा है, ये बताइए। हाँ, उन्होंने समर्थन किया है भाई कि हम इसके समर्थन पक्ष कुछ में नहीं किया, हैं। सैद्धांतिक नहीं, उन्होंने गोल मोल बातें कही है। उन्होंने कहा कि अच्छा, सैद्धांतिक ठीक रूप से है। हम इसके जूही पक्ष त्यागी में जी हैं। से, चलिए ठीक है, सैद्धांतिक- जूही त्यागी जी से जान लेते हैं। जूही सैद्धांतिक- त्यागी जी, सैद्धांतिक रूप अब से भाई इसके अब पक्ष आप में है। बताइए, व्यवहारिक गोल मोल बातें की गई हैं, गोल मोल बात कर रही है, मतलब केजरीवाल जो है गोल मोल बात कर रहे हैं, उनके जो स्पोक पर्सन है वो गोल मोल बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि देश के इतने बड़े निर्णय पर हमारे सुप्रीमो, हमारे अध्यक्ष महोदय अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सहमति जताई है, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं यहाँ पर पार्टी से हटकर एक जिम्मेदार नागरिक होने की बात करना चाहूंगी, एक देशभक्त के नाते ये बात करना चाहूंगी कि ये जो जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, एक देश एक कानून, ये बहुत जरूरी था और होना था और हुआ, तो मैं इस चीज में बहुत खुश हूँ और मैं पूर्ण समर्थन करती हूँ। इस वजह से नहीं कि मेरी पार्टी के सुप्रीमो ने समर्थन किया है, क्योंकि मैं एक समाज सेवी भी हूँ और देशभक्त भी हूँ, एक देश की सच्ची नागरिक हूँ, उसके नाते भी मैं इस चीज का समर्थन करती हूँ। क्योंकि देखिए, जब हम बात करते हैं कि हमारा देश विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक है, अखंडता का प्रतीक है, तो समस्त देश के लिए एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? सभी जाति, सभी विशेष, सभी समुदाय, सभी संगठन, किसी भी क्षेत्र, किसी राज्य, किसी स्टेट के लिए वो एक कानून बन रहा है, तो उसमें कोई बुराई वाली बात क्या है? इसमें अच्छाई नजर आ रही है, मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। अगर अन्य किसी महोदय को या हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई बुराई है तो वो बुराई गिनवाए, मैं उसका जवाब देती हूँ कि वो बुराई है या अच्छाई है। अगर उस बुराई पर ये नियम किस तरीके से असर डालता है, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा
प्रस्ताव पारित हुआ है और होगा तो बहुत इससे फायदा ही होगा, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। कोई नुकसान वाली बात नहीं है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, यहाँ तो विपक्ष जो है लामबंद है, दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आनन फानन में बैठक बुला ली। जैसे उन्होंने सुना कि प्रधानमंत्री ने जब बात बोल दी तब दिक्कत की बात उन्हें लग गई। अभी तक आप लोग बोल रहे थे तो वो लोग उतना नहीं उसको तवज्जुह दे रहे थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री के मुंह से उन्होंने सुनी, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, 3 घंटे बैठक चली, फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह तय किया नहीं हम इसका विरोध करेंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है सर हरीशचंद्र जी? ये तो आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछना चाहिए कि दिक्कत कहाँ आ रही है। लेकिन जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी की बात है, जो देश की आवाज है, जो जनता जनार्दन की आवाज है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जब एक संविधान ने सभी को एक समान अवसर दे रखे हैं, समान अधिकार दे रखा है, तो सबके लिए समान कानून भी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि परिवार में 10 लोग हैं और 10 के लिए अलग अलग नियम कानून होंगे, तो आखिर वो परिवार कैसे चलेगा? तो देश खूबसूरती से समृद्धि और खुशहाली के और विकास के रास्ते पे चले, इसके लिए आवश्यक है कि एक देश एक कानून, सभी सम्मानित नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए। अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। अलग अलग कानून कहीं न कहीं समाज में भेदभाव पैदा करता है। तो इसलिए आज की वक्त की जरूरत है कि जो लोग भी इसके विरोध में अभी विरोध कर रहे हैं, वो लोग भी अपनी जड़ता को छोड़ें और देश के व्यापक हित में, राष्ट्र के व्यापक हित में इसको सहर्ष स्वीकार करें, ताकि ये सभी सम्मानित नागरिकों के लिए एक कानून हो और सब समान रूप से अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों पर सचेष्ट हो। जी डीपी यादव जी, सर मतलब कि विरोध करना है, अब कुछ भी हो जाए, अगर कोई भी चीज़ आएगा, कोई ऐसा कानून आएगा, मुझे तो याद है कि 370 को लेकर भी सब लोग विरोध कर रहे थे, सिर्फ अरविंद केजरीवाल एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने उसका समर्थन किया था। मतलब कहीं ना कहीं अब आपके ही समर्थक हैं, अरविंद केजरीवाल आप ही के गठबंधन के हैं, महागठबंधन के हैं, उन्होंने उस वक्त भी समर्थन किया था, वो आज भी समर्थन कर रहे हैं। आप लोगों में दिक्कत कहाँ पैदा हो रही है? मुस्लिम वोटरों को लेकर, मुस्लिम वोट को लेकर दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक ही वर्ग ऐसा है जो जिसको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। डीपी यादव जी। मनीष जी देखिए, जो समान नागरिक संहिता है वो न तो मुस्लिम के लिए कोई बहुत बड़ा इशू है, न तो हिंदू के लिए कोई बहुत बड़ा इशू है। सबके में परिवर्तन आएगा, लेकिन इससे क्या फायदे होंगे, क्या परिवर्तन आएगा, महिलाओं की स्थिति कैसे बदल जाएगी, बेरोजगारों की स्थिति कैसे बदल जाएगी, भाई तलाक सबसे बड़ी चीज, तलाक जो महिलाओं को बहुत असहज महसूस कराती है शादी के बाद, तो कि वो सुरक्षित है नहीं। हलाला महाराज, हलाला, इन सब चीजों से बचेगी। अरे मनीष जी ये बताइए, 3 तलाक पर कानून बन गया कि नहीं बन गया अभी? अरे तो और भी मजबूत हो जाएगी चीजें ना, कि और मजबूत नहीं होना चाहिए? मजबूती लाएंगे? नहीं नहीं, रेप को लेकर कानून है, लेकिन रेप को लेकर कानून है, लेकिन जब दिल्ली में आपने हुआ था, रेप हुआ था, उसके बाद एक अलग कानून लेकर आया गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना। देखिए ये नहीं, जो कानून है उन कानूनों की समीक्षा होनी चाहिए, उन कानूनों इस कानून को नहीं बनाना चाहिए। डीपी यादव जी, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत क्या है? वोट दिक्कत कुछ नहीं है मनीष जी, केवल ध्यान बटाने के लिए इस तरह के कानून की बात करना, कहीं ना कहीं जो आम जनता है, ध्यान बटा देगा, वर्ष के लोग हैं, ध्यान बटा ही रही है। अब इससे बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, कहीं न कहीं स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमराई हुई है, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही है अस्पतालों में। अब सरकार को चुनाव में जाना है, तो मुद्दे देश के अंदर हैं, लेकिन अगर कानून की बात आ जाती है तब आप बेरोजगारी लेकर बैठ जाते हैं। अगर हम गठबंधन की बात कर लेंगे तब भी आप बेरोजगारी लेकर बैठ जाएंगे। अरे महाराज, ये है मुद्दे, कुछ और भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है। स्वास्थ्य पर बात करना उचित नहीं है, शिक्षा पर बात करना उचित नहीं है। हम तो मतलब यूसीसी पर बात ना किया जाए, यूसीसी पे बात नहीं, हम तो प्रधानमंत्री को
आपको वोट मनीष जी मिलता है। प्रधानमंत्री को ये भी सलाह दे रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं राइट टू हेल्थ का जो है एक कानून लेकर के आए, हाँ। जिससे सभी को स्वास्थ्य का चलिए अधिकार बढ़िया मिले। है, इस लेकर तरह के सलाह आए देना कानून। चाहिए, बढ़िया सलाह दे रहे हैं, देना चाहिए, लेकिन यूसीसी पर क्यों नहीं दिक्कत राइट टू कहाँ हेल्थ का है, कानून मैं है? ये जानना जब चाहता हेल्थ हूँ। पॉलिसी सर पाकिस्तान जब में हेल्थ लागू है यूसीसी, आपको मालूम है? सऊदी अरब में लागू है यूसीसी, आपको मालूम है? यूसीसी से किसी को टर्की में दिक्कत नहीं लागू है, है आप ले यूसीसी, आइए मालूम है? उसकी और भी ड्राफ्टिंग जगह गिनाऊं बनाइए, क्या? हवा हवाई बातें मत करिए, उस पर सभी संगठनों की, सभी राजनीतिक दलों की सवेरे से चर्चा से आप इस तरह का कानून लाइए, लोकसभा में चर्चा कराइए, राज्यसभा में चर्चा कराइए। सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है ना। अब किसान बिल लेकर के आ गई सरकार, चोरी छुपे बैठ दरवाजे से, उसको वापस लेना। तो हमारा कहना सिर्फ ये है जी कि इस पर व्यापक चर्चा, विचार विमर्श हो, जो पहले के कानून हो उनकी समीक्षा होनी चाहिए, उन कानूनों से किसी के जीवन में क्या परिवर्तन है। अब ये बताइए, जब कानून बन गया है, जो दहेज प्रथा का कानून बना हुआ है, क्या दहेज प्रथा रुक गई? दहेज के द्वारा हत्याएं रुक गई? आप उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं अरे करवा रहे महाराज, हैं? 302 भी लागू है आईपीसी के तहत, 307 भी बिल्कुल लागू मनीष है, जी, तो बिल्कुल। रुकी नहीं है, लेकिन हाँ। कानून तो है, सजा का प्रावधान तो है, कानून ये है। तो हम जैसे लोग, आप बिल्कुल जैसे लोग डरेंगे तो कम से कम एक बार चाकू छुरी और उठाने में। मनीष जी एक जानकारी और मैं बताऊं, देखिए जो लॉ कमीशन है, जो कानूनी बदलाव की सलाह देता है सरकार को, उसने 2018 में ये बात स्पष्ट कर दिया था कि जो लेकिन अब उसी समान ने लॉ नागरिक कमीशन संहिता नहीं है, रिपोर्ट मांग ली, 1 महीने में सुझाव दे दीजिएगा, हाँ तो 14 तारीख हाँ, तो तक आप सुझाव दीजिए ना, कौन दिक्कत है आपको आ रही हाँ है? तो चुनाव आ गया तो सरकार मान रही है, यही हाँ, तो नहीं, दिक्कत है। अभी लॉ कमीशन जो लॉ तब कमीशन ने बता रहे थे, अब लॉ कमीशन की बात है, हम कह रहे हैं दीजिए सुझाव उनको। अब ये बताइए, तो लॉ कमीशन क्या कर रहा है? दोहरा मापदंड क्यों अपना रहा है? लॉ हाँ। कमीशन ने कहा था कि जो समान नागरिक भाई संहिता है, ना तो साहब, कोई कोर्ट है, कोर्ट प्रासंगिक है, सुप्रीम ना कोर्ट भी वंचित कई है। बार कह चुका है, कई कोर्ट कह चुके हैं इसको लेकर कि आना चाहिए, अनुच्छेद 44 में भी ये चीज है, आना चाहिए। तो और खुद भाभा भीमराव अंबेडकर बिल्कुल। ने भी ये बात लिखी थी, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत कहाँ? मैं तो दिक्कत स्पष्ट कुछ रूप नहीं से कह है, रहा हूं, दिक्कत सरकार कुछ नहीं विचार है, विमर्श सवाल करे, खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। सरकार जूही विचार त्यागी जी, विमर्श करे, दिक्कत व्यापक क्या चर्चा हो रही करे है इन इस लोगों पे, को? लोकसभा बस ये में दिक्कत है, चर्चा नहीं हो रही है। नहीं, ठीक है डीपी यादव गोल जी, मटोल बातें नहीं होनी चाहिए इस पे। नहीं, ये आप देखिए लोग मनीष घुमा जी, रहे हैं ना, ये आप बहुत लोग तो घुमा गंभीर रहे हैं और भाई साहब। संवेदनशील मुद्दा है। हाँ। भारतवर्ष के 130 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। हाँ। इस पे हवा हवाई और तथ्यहीन नहीं, और तथ्यहीन बात नहीं आप होनी ये भी चाहिए। नहीं बता पा रहे हैं सारे डीपी तथ्यों भाई, के साथ बात होनी दिक्कत चाहिए। कहाँ आ रही है आपको? आप दिक्कत भी नहीं दिक्कत बता पा को- रहे हैं, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो हम यही देखिए, दिक्कत ये है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। अरे चुनाव के सरकार को समय छोड़िए केवल ना इसका महाराज, ढिंढोरा पीटा जा रहा है। सरकार को छोड़िए ना, बार बार वही चीज कर रहे हैं, सरकार दिक्कत को कहाँ कैसे है? छोड़ सकते सरकार हैं? को सरकार छोड़िए ना ला रही है महाराज, कानून। दिक्कत भी नहीं बता पा रहे हैं आप। मनीष जी सरकार ये नहीं बता पा रही है कि बेरोजगारी की दूर फिर होगी वही इस कानून उसी के पर द्वारा, आ गए शिक्षा आप, के रूप में इसका इसी पर आ गए महाराज। हम कुछ सवाल आपसे है यूसीसी को लेकर है, बेरोजगारी पर भी पूछ लेंगे, आएगा चर्चा, हम लोग करते रहते हैं डीपी भाई, हम आपसे करते रहते हैं चर्चा, उस पर भी अच्छा सवाल मनीष होते जी हैं। आप बताइए, आप ठीक है, आप तो ठीक है, बहुत ठीक है। बुद्धिजीवी पत्रकार है मनीष जी, जमीन से जुड़े हुए पत्रकार है। ये बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं की बात, बेरोजगारों की बात, महिलाओं की बात और ठीक है डीपी भाई, इस पर आएंगे डीपी भाई, उनके समय मुंह की है बात अभी कितना हम, सुनी। ठीक है, ठीक है। जूही त्यागी जी, जब चुनाव आता है तो कहाँ कभी प्रॉब्लम 370, फंस रही है? कभी और जो कुछ, कभी विपक्षी कुछ पार्टी है, लेकर कहाँ छेड़ देते हैं। जिस तरह से केजरीवाल ने इसको लेकर और आपकी पार्टी ने जिस तरह से तटस्थ होकर खड़े हो गए, आप कह नहीं हम साथ देंगे इसका, ठीक है, आपको सोचा होगा, आपने कहा होगा भाई साथ देंगे, तो ऐसे में ये लोग कहां पर इन लोग को पेच फंस रहा है? भाई वोट तो आपको भी मुस्लिमों का चाहिए, आप लोगों ने कैसे साथ दे दिया? अब तो सवाल तो यहाँ पर ये है, अब इन लोगों के लिए दिक्कत है कि भाई मुस्लिम वोट कहीं ना छूट जाए, इन लोग के हाथ से ना निकल जाए। जूही त्यागी जी, तो किनको कहां पेच फंस रहा है इन लोग का? जी मनीष जी, मैं सबसे पहले तो मैं डीपी यादव जी ने अभी बहुत सारी बातें करी हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय को बोलना चाहूंगी कि आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा अभी एक देश एक रात एक कानून का है, ना ही तो यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है, ना ही चिकित्सा की बात हो रही है, ना ही रोजगार की बात हो रही है। जब इन तीनों चीजों पर कानून या कुछ नए नियम बनकर आएंगे तो अब हम इन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल जो मुद्दा यहाँ पर चल रहा है, हम उस पर बात करें, क्यों हम भटके और क्यों अपना और आपका समय हम गंवाएं। जहां तक आपने अभी कहा कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने समर्थन किया है, आम आदमी पार्टी ने समर्थन करा है,
तो मैं आपको अपनी पार्टी के प्रतिनिधि होने के माध्यम से बताना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ने हमेशा मुद्दों की राजनीति पर जोर दिया है, देश की जनता की जरूरतों की राजनीति पर दिया है। हमने हिंदू मुसलमान ना कभी किया था, ना ही कभी करेंगे। हमें वोट चाहिए, किसको नहीं चाहिए होते हैं, हर राजनीतिक पार्टी को वोट चाहिए होते हैं, पूरे देश के चाहिए होते हैं, पूरी जनता के चाहिए होते हैं। सिर्फ एक समुदाय को हम मतलब टारगेट करके हम वोट की राजनीति नहीं करनी आती है वो आम आदमी पार्टी को, सिर्फ एक समुदाय को, एक जाति धर्म को टारगेट करके नहीं। अगर देश हित में, माननीय विपक्ष पार्टी है, हमारी विपक्ष पार्टी है बीजेपी पार्टी, वर्तमान जो पार्टी है, मगर सरकार ने जो नियम अगर देश हित में ले रही है और उसका कोई विपरीत कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा है, तो ये तो एक जबरदस्ती की बात हो गई कि आ रहे मुझे मार, टांग अड़ाने वाली बात हो गई है कि देश हित में कोई काम हो रहा है और हम उसमें टांग अड़ा है। जरूरी नहीं है कि विपक्ष पार्टी या वर्तमान सरकार अगर कुछ काम कर रही है और उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा और आने वाले इन फ्यूचर कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो हम उसको स्वीकार करेंगे, खुले दिल से स्वीकार करेंगे, चाहे वो हमारी विपक्ष पार्टी है। क्योंकि हमने हमेशा मुद्दों की राजनीति, शिक्षा की, चिकित्सा की, कानून की व्यवस्थाओं की राजनीति की है, हमने जाति धर्म की राजनीति की नहीं है। और इस कानून से तो मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते से मैं बात कर रही हूँ कि महिलाओं को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कि एक आगे की सोचकर मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो हमारे घरेलू मुद्दे होते हैं, उत्पीड़न होता है, बाहर ऑफिस में उत्पीड़न होता है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति की महिलाएं उनके संग होता है, तो उसमें हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगी, ये बात मैं कह रही हूँ। और ये बात वाकई एक अगर पढ़ी लिखी सोच से देखा जाए, एक दूरदृष्टि से सोचा जाए, तो ये बहुत अच्छा नियम हमारे लिए बनेगा। ये जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी ने बनाया है, धारा 370 बनी थी, उसको भी दूरदृष्टिता से हम लोगों ने सोचा था कि वाकई ये देश हित में कानून बना है, देश हित में ये बात हो रही है, चाहे हमारी विपक्ष पार्टी कर रही है, तो उसका हमने समर्थन करा, खुले दिल से स्वागत करा। तो ऐसे ही हम इसका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। जबरदस्ती का पेंच अड़ाना, टांग अड़ाने का तो मतलब ये हो गया कि हम चिढ़ गए, इरिटेट हो गए हैं, चाहे वो काम देश हित में ही हो रहा है, तो देश हित में काम हो रहा है तो हम लोगों को समर्थन है, हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जी, कहा जा रहा है कि अब डीपी यादव जी कह रहे हैं 2024 का चुनाव है, इसलिए इस तरह के सगुफे आ गए हैं, और ऐसे में वो ये भी नहीं बता रहे हैं दिक्कत कहाँ है, पेज कहाँ फंस रही है, और आप लोग भाई इनको बुला नहीं रहे हैं। ये दिक्कत ये है, सपा पार्टी क्यों नहीं बुला रहे अखिलेश यादव को, आप लोग पूछ नहीं रहे हरीश भाई? रह गया करीब करीब चुनाव, तो क्या रेल, बस, हवाई जहाज सब ठप कर दिया जाए? चुनाव आने वाला है, लोग जाएंगे आएंगे क्यों? सरकार सतत होती है, निरंतर होती है, और जो सरकार का कार्य है वो एक प्रवाह की तरफ लोकहित में चलता रहता है। तो अगर कोई लोकहित का, लोक महत्व का विषय है, तो क्या आगे चुनाव आने वाला है इसलिए उसको रोक दिया जाए? और उनकी आपत्ति क्या है इसको लेकर के? आखिर समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे कि यूसीसी को लेके उसका विरोध क्यों है, और वो क्यों इससे असहमत है। तो ये बातें तो पब्लिक को बतानी पड़ेगी ना, कि और आप खाली ये कह दे इससे तो काम चलने वाला नहीं है। यानी कि तमाम मुस्लिम राष्ट्र ऐसे हैं जिनके यहाँ शरिया और ये कानून नहीं है। आप हिंदुस्तान में आप चाहते हैं कि वहाँ से भी ज्यादा शरिया और ये कानून लागू किए जाएं। तो समाजवादी पार्टी को वोट की राजनीति छोड़ करके देश के लिए राजनीति करनी चाहिए, देश की जनता जनार्दन खुशहाली के लिए राजनीति करनी चाहिए, देश कैसे आगे विकास के रास्ते जाएगा इसकी राजनीति करनी चाहिए। ये टुकड़ों टुकड़ों में लोगों को बांट करके राजनीति करने की जो प्रवृत्ति है, उसको समाजवादी पार्टी के नेताओं को छोड़ देना पड़ेगा, परित्याग करना पड़ेगा, अन्यथा जनता परित्याग कर देगी। ठीक है, डीपी यादव जी, यही पार्टी कांग्रेस करती थी, तो कांग्रेस का परित्याग कर दिया पूरी तरह से। इनका जो रहा बचा है वो भी अगर चाहते हैं 2024 में चला जाए,
तो इनको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। डीपी यादव जी, आप कह रहे हैं चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है, सारा खेल हो रहा है, ठीक है, चलिए आपकी बात भी मान लेते हैं, चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है, लेकिन ये तो बीजेपी के लिए घाटे वाली बात हो जाएगी, आपके लिए तो फायदे वाली बात है। मुस्लिम समाज नाराज हो जाएगा इनसे और इन्हें वोट नहीं करेगा, ये तो आपके लिए बड़े फायदे वाली बात है। यहाँ पर अगर अभी कर रहे हैं ये बात, पहले करते तब तो समझ में भी आता, अब कर रहे हैं चुनाव के एकदम बिल्कुल नजदीक आकर, यहाँ पर तो अब तो आपके लिए फायदे वाली बात है। आप लोग को लड्डू बांटना चाहिए कि अब तो मुस्लिम समाज हमारी तरफ आ जाएगा, लेकिन देखिए अभी तक ये आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आप विरोध किस चीज का कर रहे हैं। वहां पर आप मसौदे का कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ब्लूप्रिंट ना आए, अरे बड़ी मोटा मोटी चीजें हैं। आप चाहते हैं 3 तलाक का मामला जो है 3 तलाक हो, आप चाहते हैं डीपी यादव जी, साफ शब्दों में आप चाहते हैं 3 तलाक हो? देखिए मनीष जी, मैं बता रहा हूँ, विस्तृत में बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग हमेशा मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है डीपी यादव जी, आप हमेशा 3 से तलाक जो है चाहते हो, गरीब 3 तलाक होना बेसहारा, चाहिए। देखिए नहीं 3 तलाक, देखिए जो बुराइयां हैं समाज से वो हटनी चाहिए। 3 हैं? तलाक हुई, सती प्रथा दूर हुई, हाँ। बाल विवाह दूर नहीं, हुआ, आप विधवा पहले 3 विवाह तलाक दूर हुआ, बताइए ना, 3 तो तलाक सारी हटना प्रथाएं चाहिए तो ना, अपने हिसाब से दूर हो 3 जाती हैं। तलाक हटना बिल्कुल चाहिए, हटना चाहिए 3 तलाक। हलाला हटना चाहिए, मनीष जी, इसमें हलाला हटना चाहिए, कौन इसमें कह रहा है हलाला हटना चाहिए। 3 तलाक जो है कहीं ना कहीं सती प्रथा थी वो भी समाप्त हुई समय के अनुसार। तो सारे जो समाज की बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां मनीष जी, बाल विवाह दूर हुआ, पहले शादियां हो जाती थी 10-12 साल में, वो भी समय के अनुसार दूर हुआ। तो ये जितनी सामाजिक कुरीतियां हैं उसको समय के अनुसार सब समाप्त हो जाती हैं और समाज उसको अस्वीकार कर देता है। कोई नहीं चाहता है कि किसी के 3 विवाह हो, कोई जाकर के तीसरी पत्नी बने किसी के यहाँ, ये समाज में स्वीकार नहीं होता मनीष जी, किसी भी धर्म यही तो अच्छाई है, कानून में यही तो बताया गया है, बहु विवाह पर रोक लग जाएगी सर, यही तो अच्छाई है, बहु विवाह पर रोक, महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा, संपत्ति में आपको अधिकार, तो संपत्ति में ये बताइए मनीष जी, हलाला नहीं होगा। मनीष जी ये बताइए, मनीष जी 2005 से महिलाओं को, बेटियों को जो है पैतृक संपत्ति में बराबर के अधिकार का कानून है, 2005 से ये कानून है। अब एक नया कानून बनाने की क्या जरूरत है इसमें? उस कानून को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा रही है सरकार? देखिए यही तो बात है ना, आप लोग यही तो नहीं समझ पाते, बड़ा पेच है। अब पेच यहाँ पर ये है, अभी यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो अपने हिसाब से कानून चलाता है, इसको समझने को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जब बात क्रिमिनल लॉ की आती है तब सब कुछ हम लोग कहते हैं कि भाई साहब एक होना चाहिए, तब अगर मनीष वर्मा अगर खूनी है, नहीं डीपी यादव सुनिए ना, अगर मनीष वर्मा खूनी है, सुनिए हमारी बात को सुनिए डीपी यादव जी, सुनिए ना, अगर क्रिमिनल लॉ की बात होती है, अगर मैं खून करता हूं तो मैं भी खूनी हूं, अगर कोई अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति करता है वो भी खूनी है, अगर और सबूत दोनों के बराबर हैं, खून भी दोनों ने एक ही मकसद से किया है, लेकिन कोर्ट में अगर हम जाते और अब्दुल्ला को फांसी हो जाती, मनीष वर्मा को 4 साल या 5 साल की सजा होती, ठीक है, तब यहाँ पर दिक्कत पैदा हो जाती कि ऐसा कैसे हो गया। उसमें लॉ एक चाहिए आपको, लेकिन जब हम यूसीसी की बात करते हैं कि नहीं भैया पर्सनल लॉ जो है यहाँ पर यूसीसी की बात कर रहे हैं, नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तब उसमें आप लोग को दिक्कत आ जा रही है। क्यों नहीं दिक्कत क्या है मनीष जी, बताए ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताए यहाँ पर यूसीसी क्या है, यूसीसी से क्या परिवर्तन आएंगे, कितनी दूर होगी। मोटा-मोटी आपको बता दीजिए, आप बताइए इसके फेवर में है कि नहीं है? समाजवादी पार्टी नहीं, फेवर में कैसे, फेवर या अनफेवर की बात यहाँ है ही नहीं है। नुकसान बताइए आप, वही एक नुकसान बताइए, वही एक नुकसान हो सकता है कि वो नुकसान इतना बड़ा हो कि डीपी यादव भाई, ना आप फायदा बता रहे हैं, ना आप एक नुकसान बता रहे हैं, ठीक है, आप बस बता रहे हैं ये बताइए, नुकसान भी आप नहीं बताने के लिए तैयार है। एक नुकसान, चलिए एक नुकसान ही बता दी। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री इस कानून से बेरोजगारों में क्या दिक्कत, फिर आप आगे वहीं पर, महिलाओं के जीवन में क्या, फिर आगे वहीं पर, फिर आप शिक्षा में क्या आएगा, स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन आएगा। अरे हम कह रहे हैं महाराज, हम कह रहे हैं चर्चा करें, यूसीसी से दिक्कत क्या है, समाजवादी पार्टी को यूसीसी से दिक्कत क्या है डीपी यादव जी? एक कमी बताइए, बता दिया, कमी बताइए, क्या दिक्कत आ रही है, क्या कमी आ रही है, इससे ये परेशानी हो जाएगी, हमें बता दीजिए। जाने तो हम भी जानना चाहते हैं, जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं।
उससे मनीष जी, हम मैं तो लोगों बता को रहा हूँ भी कि मिल जाएगा कि आप इंडिया का समर्थन करें, हम सब एक बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएं, कोई एक इंसान बता दीजिए। लागू अगर हो रहा है तो उस कानून के माध्यम से आप आम जनता के जीवन में क्या परिवर्तन लाएंगे, महिलाओं की स्थिति कितना सुधरेगी, बेरोजगारों के जीवन में कितना क्रांतिकारी फिर वही परिवर्तन आगे आएगा, आप आ किसानों गए, के घिसी जीवन में पिटी कितना बात नहीं क्रांतिकारी परिवर्तन डीपी आएगा, यादव ये जी बताए ना। है, आपके पास जवाब नहीं है यादव जी डीपी कोई भी भाई। बात बता ही नहीं पा रहे, कोई बात एक डीपी बात यादव नहीं जी बता आपके पा पास रहे, जवाब नहीं है कुछ डीपी नहीं भाई। बता पा रहे हैं। क्या आप बुराई बताइए, है, इसका बुराई क्या जवाब बताइए, होगा? बुराई मैं तो यही पूछ रहा हूँ, ये कानून ला दीजिए आप। नहीं, बुराई मैं क्या कह रहा है? हूँ बहुत अच्छा कानून है, हाँ। दुनिया का सबसे अच्छा कानून है, नहीं हाँ। कोई बुराई नहीं। मैं बता रहा हूँ मनीष जी, हाँ। सुनिए आप ध्यान पूर्वक। हाँ। और हरीशचंद भी बैठे हैं और हाँ। हमारे जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है वो भी बैठी हुई है। महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएंगे बताइए आपको इस कानून के माध्यम से। नहीं, बता तो दिया, बेरोजगारों के आप जीवन में कितना क्या बताए परिवर्तन आ महाराज, जाएगा? बता तो नहीं, दिया, और कितना क्यों नहीं बताए? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए तो मैं दावा करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से भाई कि वो सब सशक्त हो जाएंगी, वो बदलाव सशक्त आएगा। हो मैं दावा जाएंगी। कर रही हूँ, अब सशक्त ये उन्हें बताइए, अपना कानून आज जिस तरह से, आज जिस तरह से मुस्लिम लीग बोर्ड का जो कानून है वो महिलाओं के लिए नहीं बना है आज हाँ, तक भी। हाँ। मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है मुस्लिम लीग का हाँ। कानून। कोई दे रहा हो तो बताए। डेली मेरे पास शिकायतें आती है मुस्लिमों की। पर वर्किंग प्लेस पर उनके हरासमेंट के लिए कानून है कि नहीं? महिलाओं की सुरक्षा के लिए दहेज दहेज प्रथा का कानून है कि नहीं है? हाँ। आप जो आम आदमी पार्टी की यहाँ बैठी हुई है प्रवक्ता, वो महिलाओं को जो अरे 33% महाराज, आरक्षण देना अरे चाहिए, वो महाराज, उसके लिए क्यों नहीं बात सुनिए, कर रही है? ऐसा है ना, ऐसा है अरे आप कानून तो बनने दीजिए, तब पता चलेगा ना महिलाओं को और कितना फायदा हुआ है। महाराज, आप आप भी लोग समर्थन इस बात करेंगे पे नहीं। तो विरोध नहीं कर अच्छा। सकते हैं ना। कोई बात तो बताइए, हाँ। विरोध का कोई एक पॉइंट बताइए। अगर वो पॉइंट हमें भी अच्छा लगेगा तो हम कह रहे हैं हम भी आपका समर्थन करेंगे। कोई पॉइंट तो हो। आपने अभी तक एक पॉइंट क्लियर नहीं किया है। आपने बेरोजगारी, आपने शिक्षा, आपने चिकित्सा, सब चीजों को साथ में मिला दिया है, मगर एक बार भी आपने कोई मिस पॉइंट आपने सुनिए, अभी तक भी नहीं डीपी निकाला भाई, है। डीपी भाई, हो जाएंगी, ये सब कोई बात नहीं होती ठीक है, मनीष ठीक जी। है, केवल डीपी उन भाई, जुलूल बातों के द्वारा कोई नहीं ठीक समस्या है, का सब हल नहीं झूठ बोल होता रहे है। हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। डीपी फिजूल भाई बातें सुनिए, सामने आप अब बात कर रहे सुनिए, हैं, आप मुद्दे की बात कर ही सुनिए नहीं रहे डीपी हैं, भाई, सबका समय बर्बाद कर रहे डीपी हैं। भाई, अभी तक मुद्दे की बात नहीं अल्पसंख्यक कर की रहे बात हैं। की जा रही है, बताइए, सुनिए आप ना, अपने अनुसार मुद्दे कर लेती मेरी हैं। बात सुनिए ना, आप लोग ठीक अपने है। अनुसार डीपी मुद्दे भाई कर इन्हीं के लेते साथ हैं। 2024 में दिल्ली की चुनाव बात लड़ना आती है, पूरा ऐसा आप मुद्दों की बात डीपी नहीं भाई, कर रहे हैं, आप इन्हीं मुद्दे के की साथ बात नहीं कर रहे 2024 हैं। में चुनाव लड़ना है, ऐसा नाराज मत करिए केजरीवाल को। राष्ट्रीय पार्टी है। हम आपका समर्थन देने को तैयार हैं, हम आपका समर्थन देने को तैयार हैं। कोई एक पॉइंट बता दीजिए कृपया करके, कोई नेगेटिव पॉइंट बता दीजिए, हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। कोई एक नेगेटिव पॉइंट बता दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, डीपी यादव जी, अल्पसंख्यक की बात की जा रही है, ठीक है, अगर बात कर ले देखिए, अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी सुनिए, कभी भी ना जाति ना, धर्म आप लोग लिंग काफी यहाँ से संप्रदाय कहा की जा रहा बात है, नहीं करते। बार बार मुस्लिम अल्पसंख्यक की बात करी जा रही है। इसमें सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, पारसी आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं अल्पसंख्यक में। एक बताइएगा, एक जिसने इसका विरोध कर दिया। मैं बता रहा हूँ, देखिए हाँ। मनीष जी, अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अब कहिएगा कि आम आदमी पार्टी की भी प्रवक्ता इसमें इंटरप्ट न करे, हाँ। और जो हमारे आप कहीं और लेकर मत जाइएगा, आप बोलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ बोलिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, हाँ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, इनकी पुरानी मांग है कि हमें हिंदू हाँ। महाराज यूसीसी का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बताइए, वो ना बताइए। गुरु नानक गुरुद्वारा की जो सिख, डीपी भाई कहाँ लेकर चले जाते हैं आप? ध्यान, वो इसका विरोध कर रहे हैं, यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, आपके पास है लेटर, यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। बता तो रहा हूँ, सुनिए ना। अरे सर, हम जान रहे हैं उसके बारे में, क्या सुने आप? यूसीसी का बताइए ना, विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डीपी यादव जी, है कि हमारा पूरा सिस्टम गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार ही चलता है। हम चाहते हैं कि सरकार बातचीत करे, ना कि कोई कानून किसी पर जबरदस्ती थोपे। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि सरकार क्यों जबरदस्ती थोप रही है। इस पर व्यापक विचार विमर्श करे सरकार, एक समान कहीं ना कहीं जो सहमति बनाए, सभी दलों को बुला करके, सभी संगठनों को बुला करके, सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, एक विचार विमर्श बताइए आप। त्यागी जी, अभी आप देखिए, विचारों में ही इतना आप लोग के मतभेद है। अभी यहीं पर की बात मैं बता रहा हूँ। आप जहां आप कह रही हैं हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर तो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। इनके साथ कैसे अपने विचार मिलाएंगे? सबसे बड़ा तो दिक्कत ये है, कैसे इनके साथ आप चुनाव लड़ पाएंगे आप लोग?
आप लोग सर जी, इतना मैं मेहनत तो कर रही हैं जूही जी, जितना मैं जानता हूं आपको, आप इतना मेहनत कर रही हैं, फील्ड में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। अगर आपने मान लीजिए 50 वोट भी इकट्ठा किए और वहां से कह दिया गया भैया समाजवादी पार्टी को वोट दिला देना, तो उस वक्त आप पर क्या बीतेगी? क्योंकि आपके विचार जिस तरह से है, मुखर होकर आप बोल रही हैं, ऐसे में आप लोग कैसे इनके साथ चुनाव लड़ पाएंगी? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि आने वाले समय में कैसे इन सारी बातों के विचार कैसे परिवर्तित होते हैं, और अभी इनके जो बड़े पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस चीज को कैसे लेकर चलते हैं, उस चीज को देखा जाएगा। और मैं तो खुद कह रही हूँ कि जैसे हम गठबंधन की सरकार लेकर चल रहे हैं, अगर आप कोई नेगेटिव पॉइंट हमें बता रहे हैं और वो वाकई नेगेटिव है और उसका प्रभाव पड़ेगा देश की जनता पर या देश की अखंडता और एकता पर, तो हम आपका समर्थन करते हैं। हम नहीं करते हैं इस लोग का समर्थन, मगर कोई हमें नेगेटिव पॉइंट मिले तो सही। ऐसा नहीं है, देखिए मैं पार्टी से अलग हटकर बात करना चाह रही हूँ यहाँ पर, कि ऐसा नहीं है कि हर चीज का विरोध किया जाए, हर चीज का विरोध किया जाए और देश में ऐसी नकारात्मक स्थिति बनाई जाए। कोई मुद्दा होना चाहिए, जब हम विरोध करें या हम अलग जाए उन मुद्दों से, तो कोई बात तो हो, कोई नेगेटिविटी तो हो, कुछ आने वाले भविष्य की सोच तो हो। तो मुझे अभी देखिए, हम ठीक है गठबंधन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो पार्टी का हमारे बड़े पदाधिकारी देख रहे हैं, मगर मैं तो एक राष्ट्रवादी और देश हित की बात अगर करना चाहूँ, देश नागरिक होने की बात करना चाहूँ, तो हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सुझाव की बात करी जा रही है तो सुझाव तो मांगे हैं, आप दीजिए सुझाव, सभी संगठन दीजिए, सभी धर्म दीजिए, सभी राजनीतिक दल अपने अपने सुझाव दीजिए, और वो सुझाव कहाँ तक सही निकलते हैं वो देखा जाता है। तो अभी आगे क्या होगा, अभी कैसे मैं हम आपको लोग बताऊं जूही इलेक्शन जी, करेंगे, कुछ नहीं पता, मगर इस समय मैं इस समय आपके चैनल के माध्यम से इस समय प्रेजेंट इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये बैठ तो गए हैं, देखिए सुन रहे होंगे, मेरे माननीय आदरणीय जो भी है, मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, मगर इन्हें खुद नहीं पता कि इन्हें क्या कहना है और क्या कहना चाहिए, और मुद्दा क्या है, बात क्या है, जड़ क्या है, ये वहां तक जा ही नहीं पा रहे हैं, वो बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं। ठीक है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि विरोध भी कर रहे हैं, डीपी यादव जी भी विरोध कर रहे हैं। अब 14 तारीख तक कहा गया कि आप लोग अपना सजेशन दे दीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाह रहा है कि अब हमें 6 महीना और दिया जाए इसमें। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात है, अब 6 महीना और दे दिया जाए हमें, इसमें हम मसौदा तैयार करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे ये लोग, क्यों नहीं तैयार किया? इन लोगों को क्या आप लोगों पर थोड़ा शक था, आशंका भरी नज़रों से देख रहे थे कि नहीं जी ये ला नहीं पाएंगे ही, अब तो टाइम फिस हो जाएगा मामला, क्योंकि वोट खिसक सकते हैं। लेकिन यहाँ तो जब प्रधानमंत्री ने बात कही तो सारा मामला ही सब उल्टा हो गया यहाँ पर। तो अब तो यहाँ पर ये है कि कभी भी, अब यहाँ पर अब इनको बस 14 तारीख का समय है, अपना ये जो भी जमा करना कर ले, वरना आप तो फिर आप जानिए, आपका काम जाने। इतने दिन से कहा जा रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना हो रहा था। तो अब आपको लग रहा है कि आगे आने वाले समय में केंद्र सरकार इसको लेकर मुखर होगी और राज्य के सरकारों पर इस चीज को नहीं छोड़ेगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डीपी यादव जी से आपने अनेक बार सवाल किया कि आपका विरोध करने का कारण क्या है, उसको बताएं, तो वो अस्पष्ट नहीं, माने वो उसमें एक सेंटेंस भी नहीं बोल सके, तुरंत वो मैदान छोड़ के भाग जाते थे। एक हमारे यहाँ समाज में कहावत है कि किसी ने कहा कि कौवा कान लेके जा रहा है, तो लोग कान नहीं देखते, कौवे के पीछे भागते हैं। ठीक इस तरह समाजवादी पार्टी या जो दल इसका विरोध कर रहे हैं, उनका मकसद केवल विरोध है। उनके पास न तो कोई रोड मैप है, न कोई विजन है कि उसके आधार पे वो कोई समाज में रचनात्मक एक दिशा देंगे। लेकिन उनको विरोध में खड़े हैं, उनको विरोध करना है, उनका मकसद ये है कि हर सरकार जो काम करे वो उसका विरोध करेंगे। तो ठीक इसी तरह से समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है, वो समाजवादी पार्टी की पूरे डिस्कशन को अगर आप देख लीजिए तो कहीं भी तार्किक कोई ऐसा एक भी तर्क उनके पास नहीं है जो इसके विरोध में जाता हो। मुझे तो लगता है कि देर सवेर इन सबको
सद्बुद्धि आएगी और Right. देश के हित में, देशवासियों के हक में ये एक कानून, एक देश एक कानून का फैसला यूसीसी के फैसले के पक्ष में आके खड़े होंगे। और ये जो ठीक। आवश्यक है, और चूंकि देश की जनता जनार्दन चाहती है, तो जब जनता को इसीलिए जनार्दन कहा जाता है, उसकी आवाज को भगवान की वाणी कहा जाता है, तो आम आदमी की आवाज खुदा का नकारा होती है, कहावत है। तो इसलिए जो जनता जनार्दन की आवाज है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए उस बात को कहा है, और मुझे लगता है ये साकार होगा। ठीक है। और ताकि ये विसंगतियां जो समाज की हैं दूर हो। हाँ, डीपी यादव जी, सर एक देखिए सिंपल सा सवाल है, आप जिस भी पद्धति में पूजा करते हैं करिए, आप सफ़ेद टोपी पहनते हैं, कोई पहनता है नहीं पहनता है, वो बात की बात है ना। जिसको पहनना है पहने, जिसको नहीं पहनना ना पहने। जिसको रेशमा से शादी करना है कर ले, जिसको कोमल से शादी करना है कर ले। किसी को किसी भी तरह से जो खाना खाना है खा ले, आपको जो खाना खाइए, हमको जो खाना है हम खाएंगे। हम नॉन वेज हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन है, जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन है। किसी को राम को पूजना है, किसी को रहीम को पूजना है। तो जब इन सब चीज में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो फिर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? इतना आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? एक देश एक कानून, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम तो नहीं बोल रहे हैं। कानून बनेगा तो उसमें हिंदू समाज भी शामिल होगा, उसमें और समाज भी शामिल होंगे। फिर एक समाज को इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? कहाँ दिक्कत आ रही है? हम भी तो उसमें शामिल होंगे। अगर एक देश एक कानून बनेगा तो हमारे लिए भी तो बनेगा, किसी पे एक मुस्लिम समुदाय के लिए बनेगा जो इस वक्त सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है, और आप लोग उसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी समर्थन कर रही है। मनीष जी देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। यूसीसी केवल प्रधानमंत्री जी जाकर के एक मंच के माध्यम से कह दें कि यूसीसी से किसको ऐतराज हो रहा है, किसी को नहीं, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। और ये कहीं न कहीं जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, राज्यों का मुद्दा है। राज्य इस पर कानून बनाए, हमारा संविधान भी कहता है। लेकिन जिस प्रकार से ये ध्यान भटकाने के लिए, अन्यत्र ले जाने के लिए बातें होती है, उस तरह से नहीं होना चाहिए। आप सबकी सलाह मशविरा से कानून, मनीष जी एक मिनट सुन लीजिए, सबकी सलाह मशविरा से कानून बनाइए, मसौदा हमको ये बताइए सलाह मशवरा क्या आपसे करेंगे? एक देश एक कानून, एक देश एक कानून, क्या दिक्कत है? एक देश एक कानून, लेकिन भारत इतना सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक रूप से विविधतापूर्ण देश है, उत्तर से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर के पूरब तक के। मनीष जी क्या आपको पता नहीं है, संपत्ति और उत्तराधिकार के मामले में अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून हैं। उन सबसे वही चीज तो कह रहे हैं, एक देश एक कानून। महाराज फिर वही बात आप कह रहे हैं। नहीं तो हम एक कानून के तहत क्यों नहीं चल सकते हैं? अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है, हम क्यों चले? हम एक देश एक कानून के उस पे चलेंगे, पद्धति पे। आप बताइए क्या दिक्कत आ रहा है? संपत्ति के मामले में हम वही चलेंगे, तलाक के मामले में हम वही काम करेंगे, शादी के मामले में बहु विवाह नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत आ रहा है? होना चाहिए, हम तो ये कर, इसके लिए कानून भी है, इसके लिए कानून है, उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराइए। क्यों नहीं आप कराते हैं? दहेज प्रथा का कानून है, क्यों नहीं कराते हैं? महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून है, क्यों नहीं करा? जस्टिस JS वर्मा ने जो रिपोर्ट सौंपी थी, कहीं ना कहीं जो कांड हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, उस पे आप क्या कर रहे हैं? सच्चा रिपोर्ट की बात कर देंगे ना। अभी सच्चा रिपोर्ट आई, सच्चे रिपोर्ट जानते हैं ना, सच्चा रिपोर्ट को पढ़ेंगे ना। सच्चा रिपोर्ट को आज लोग बहुत हिमायती बन रहे हैं आप लोग ना, और कांग्रेस के बड़े हिमायती बन रहे हैं आप लोग। तो सच्चा रिपोर्ट जब कांग्रेस के समय में पेश की गई थी तो बंगाल अन्य पार्टियों की तरह से कभी भी मौका पश्चिम बंगाल नहीं करती है। समाजवादी पार्टी का स्टंट बहुत क्लियर है, ये देश हित की बात करती है। देश हित की बात नहीं करवा रहे थे जब सच्चा रिपोर्ट आई थी कि किस तरह से दलितों से भी ज्यादा गैर गुजरी जिंदगी मुस्लिम बिता रहे हैं। कहाँ था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? की राजनीति नहीं करती है कि क्या बात कर रहे हैं सर?
तो वो कहीं ना कहीं केंद्र सच्चा के साथ रिपोर्ट साथ पढ़ते हैं आप उसका लोग, समर्थन करने लगे। सच्चा रिपोर्ट पढ़ते हैं आप लोग, कम से कम आप लोग को समझ में अभी आता है। अभी अभी हमारे यहाँ पर जो विदुषी प्रवक्ता बैठी हुई है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने एक बात नहीं गिना पाई कि महिलाओं के जीवन में किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन आएगा। केवल महिलाओं के जीवन में आबूल चूल परिवर्तन आएगा। यादव जी उन्होंने बताया तो वो एक समाज सेवी भी हैं, उनके पास महिलाएं आती हैं, इधर नमक ज्यादा हो गया तलाक दे दिया जाता है, ठीक है, तो उनके पास आती हैं ऐसी महिलाएं कि दीदी बताओ क्या किया जाए, तो दीदी बेचारी जाती हैं लड़ने। अब बताइए ना, उनके लिए इंसाफ मांगने। मनीष जी, कोई जरूरी नहीं है कि कोई समाज सेवा करे तो वो समाज क्षेत्र में सारी जानकारी उसकी जमीनी हकीकत पर हो। एसी रूम में बैठ के लोग भी समाज सेवा करते हैं मनीष जी, ऐसे लोग भी आते हैं। तो मतलब ये मानते हैं एसी रूम से सारी चीजें चल रही हैं आपकी? केवल समाज सेवा केवल अखिलेश यादव जी पर एसी होती रूम है। से सारी चीज सामने कर आना रहे हैं, आप चाहिए। मान रहे हैं? समाज सेवक लिखा देने से कोई समाज सेवा नहीं कर देता है मनीष जी। तो कहीं ना कहीं तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी अब गांव आप तो सब गरीब पर सवाल उठा देंगे, वो बेचारी समाज सेवी हैं, अब आप उन पर भी सवाल उठा दीजिए। मैं सवाल नहीं आप उठा- आपकी नेता हैं, उस पर भी लेकिन सवाल सच- उठा दीजिए आप, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ बहुत कर दिया है, भटके अब हुए सवाल इंसान उठा है, दीजिए। कहीं ना कहीं भटके हुए इंसान है। जेल में चल रहा है उसकी बात करें। केवल हवा हवाई इस कानून पर हवा हवाई बात नहीं होनी चाहिए मनोज जी। एक कॉमन मिनिमम जो समझौता होता है उस पे बात होनी चाहिए, सभी को बैठ करके मिल करके। बीजेपी कहेगी हमें बात नहीं, अब एक बात, तो बीजेपी कहेगी हमें बात ही नहीं करनी है आपसे, हम चाहते हैं एक किसान देश बिल एक की- कानून लागू हो। 370 पर बात किए आप लोग जो है आप लोग हल्ला करने लगे 370 की बात पर। किसान काहे बिल जी? की तरह इसका हत्र होगा। नहीं, किसान बिल की तरह काहे हत्र आपने होगा। 370 पर हल्ला किया था? देखिए, 370 पर हल्ला क्यों किया था ये बताइए? इसमें केवल मुस्लिम सिख ईसाई पारसी से जुड़ा नहीं है, बहुत से हिंदू संगठन भी इसका विरोध करेंगे। और जब वो विरोध कब करेंगे तो करेंगे? सरकार को इस कानून कब को वापस करेंगे? ले अभी लेना तक तो पड़ेगा। नहीं किए हैं, अब आप लोग नहीं, करवा कर रहे हैं, दीजिए, एक अलग बात है। हम क्यों करवाएंगे? देश हित में जिसको देखिए, देश हित में लोग कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन करते हैं, विरोध करते हैं। लोकतांत्रिक देश है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने डंडे के द्वारा सबको हाँकने की कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगी, तो देश तो सड़क पर आएगा ही। सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष सभी होगा। देश के लोग चाहते हैं, सब देश के। अरे अच्छा एक सुनिए ना महाराज, एक चीज बताइए, अगर मेरे पिताजी में 2 भाई हूं, 2 आंख से देखेंगे तो मुझे दुख नहीं होगा कि आपने बड़े भाई को तो दिला दी होंडा और आप हमें साइकिल तक ना दिला रहे? दुख नहीं होगा? हम भी तो चाहेंगे हमको भी होंडा पे पिताजी बैठा दें। तो ये कानून नहीं है कि सबके लिए घर में जब नियम एक हो सकते हैं तो देश में नियम एक होने में क्या दिक्कत है? बताइए, क्या ये कानून नहीं है कि अगर पिताजी के पास 1 बीघे जमीन है तो आधे बीघे एक भाई की, आधे भाई 1 बीघे की जमीन, पहले से नियम नहीं है? कानून नहीं है ये? सुनिए महाराज, वो नियम तो ये भी है, पिताजी की मर्जी हो तो दे, पिताजी की मर्जी हो ना दे। अब बताइए, वो तो पिताजी की मर्जी पे है, वो दे ना दे, वो दे दे समाज सेवी को, दे दे किसी अनाथालय को। मनीष जी, ये कोई नहीं, पैतृक संपत्ति में बराबर का हक होता है मनीष जी। ये कोई महाराज, अगर पिताजी संपत्ति के हकदार हैं तो सर आपको इतना मालूम होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपको संपत्ति दे ना दे वो उसके अधिकार पर निर्भर करता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति की कमाई हुई खुद की पूंजी होती है। अगर कोई गलत तरीके से वो बैनामा करा लेता है तब जाकर के उसका होता है, लेकिन पैतृक संपत्ति में बराबर पुत्रों का अधिकार होता है मनीष जी। सर, अगर मेरे पिताजी की संपत्ति है तो उस पर मेरा राइट तब है जब तक मेरे पिताजी चाहे ना। मेरे पिताजी चाहेंगे तो मेरा राइट है, नहीं चाहेंगे, वो किसी और को देना चाहेंगे तो हम हो हल्ला नहीं कर सकते हैं। नहीं, बैनामा देखिए वो अलग नियम है, अलग, उसमें व्यापक विचार विमर्श और चर्चा की जरूरत है। बैनामा उस पर नहीं जा रहे हैं हम उस पर आते हैं, यूसीसी पर आ जाए आपसे। नहीं तो यहाँ पर बताइए ना सर, बताइए ना, आप कह रहे हैं 3 तलाक नहीं होना चाहिए डीपी भाई, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं 3 तलाक होना चाहिए। आप चाह रहे हलाला नहीं होना चाहिए डीपी भाई, लेकिन फिर भी चाह रहे हलाला होना चाहिए। आप नहीं चाह रहे कि लड़कियों को, आप चाह रहे हैं कि लड़कियों को संपत्ति में अधिकार मिले, फिर भी आप नहीं चाह रहे लड़कियों को संपत्ति में अधिकार मिले। ये 2005 से कानून नहीं है मनीष जी। आप ये बताइए ना, हमारे लिए आज, हमारे लिए सुनिए, आज फतवा जारी हो जाता है, अगर कोई बेचारी लड़की कोई काम कर ले, पूजा पाठ कर ले, कोई मुस्लिम लड़की, तो फतवा जारी हो जाता है।
ये कानून है मनीष जी, क्यों भूल सुनिए गए आप इस बात को? सुनिए, कानून ये भी 2005 है। से अब हम जब आपको भारतीय बता दें जनता डीपी पार्टी भाई, की सरकार कानून नहीं है, बहुत है, तो ये कानून पे है मत कि जाइए, देशों को वरना एक पूर्वजों आईपीसी की धारा संपत्ति में गिनाने देशों के लगूंगा बराबर तो आपकी अधिकार हालत दिया खराब हो जाए। जाएगी। डीपी भाई सुनिए, मनीष जी 2005 से जब भारतीय जनता पार्टी सुनिए की सरकार में ना, थी, तब सुनिए से ना, ये कानून है कि सुनिए ना, बेटियों को कत्ल कर, पूर्वजों की सुनिए अब हम संपत्ति आपको में बता देशों दें, के बराबर कत्ल करने में अधिकार भी, दिया जाए। सुनिए, जब कत्ल किया जाता है ना तो उसमें भी बड़े पेचीदे होते हैं कि कत्ल किस जी। मकसद से किया गया, किस लिए किया गया, फिर उस हिसाब से तो उस धाराएं लगाई पेचीदों जाती को हैं, दूर करिए ना, है आप ना? उस कानून को लगाई इम्प्लीमेंट जाती है करिए। ना। क्या जरूरी है कि नया कानून आ जाने से स्थिति सुधर जाएगी? 37% आरक्षण की मतलब जो नहीं बात आना कर रही है चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं नहीं तो फिर नहीं तो आप फिर क्यों कहते हैं बेरोजगारी मिटाओ, महंगाई तो मिटाओ? हम तो नहीं क्यों कहते हैं आप? आज मिटा दे कल फिर आ जाएगी तो क्या करेंगे? आज मिटा दे कल फिर आ जाएगी तो क्या करेंगे? आज मिटा दे डीपी भाई, कल आ जाएगी बेरोजगारी तो क्या करेंगे? कहीं जवाब नहीं है आप लोग के पास। ठीक है जूही त्यागी जी, सवाल ये है कि इन्होंने तो भाई कह दिया आप लोग एसी कमरे से सारा काम करते हैं भाई, आप लोग धूल मिट्टी नहीं फांकते हैं। इनके यहाँ अखिलेश यादव धूल मिट्टी फांकते हैं, आप लोग नहीं फांकते हैं। हमें तो काफी साल हो गए अखिलेश यादव को देखे हुए धूल मिट्टी फांकते हुए। अब आप ही लोग बता दीजिए कि आप लोग भाई एसी कमरे से क्यों काम कर रहे हैं, यूसीसी का इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं? एक महिला होने के नाते आपने समर्थन किया, पार्टी से इतर भी समर्थन कर रही हैं, आखिर क्यों कर रही हैं? आप कहीं ना कहीं आपको राष्ट्र की चीजें दिख रही, राष्ट्र हित में चीजें दिख रही हैं तो समर्थन कर रही हैं। ऐसे में डीपी यादव जी को दिक्कत क्यों आ रही है, समझा दीजिए डीपी भाई को आप। मनीष जी, डीपी यादव जी को समझाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये भ्रमित इंसान है, थोड़े कंफ्यूज हैं। ये होमवर्क करके नहीं आए हैं, इन्हें सिर्फ इसलिए बैठा दिया गया है कि सिर्फ आपको विरोध करना है। विरोध क्यों करना है वो इन्हें खुद भी नहीं पता है और इनसे अब क्या अपेक्षा की जाए जिन्होंने हमारे समाज से अरे आपको इसलिए मैडम नहीं बैठाया जा रहा है कि आप हमारी समीक्षा करिए। आपको जो कहा गया है, जो तोता रख करके आप आई हैं, उस बात को रखिए। आप हमारी समीक्षा मत करिए, आपको हमारी समीक्षा नहीं है। मनीष जी ये आपका सुनेबल है, मैं अपनी बात रखूंगा, मैं अपनी पार्टी की बात आपने भी तो उन्हें बता दिया कि एसी कमरे में बैठती हैं, तो आपने तो बोल दिया था डीपी यादव जी, एक शांत रहिए। तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। ठीक है डीपी भाई, ठीक है बतौर समाज सेवी बैठी हुई यहाँ पर। ठीक है डीपी भाई, हो गया। सेवा पर, समाज सेवी होने पर सवाल खड़ा आप करती है। एक बात नहीं गिना पाई, आप एक बात नहीं बता पाई कि महिलाओं के जीवन में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। आप एक बात नहीं गिना पाई, एक बात नहीं बता पाई, कौन सा परिवर्तन आएगा? अरे सुनो तो, अरे सुनिए ना डीपी दिमाग भाई, जल्दी खोलकर सुनिए बात ना। तो सुनो पहले, हाँ, सुनिए। या बंद करके ही बैठे रहोगे? पहले बात सुनिए, पहले अपनी बात बोलने के बाद दूसरे की बात सुनने की क्षमता रखिए आप पहले। आपने पहले आप अपनी बात बोलिए, मेरी समीक्षा न करिए। आप जो भी हैं अपनी बात रखिए, आप अपने पार्टी डीपी भाई में समय कम है, डीपी भाई समय कम है, फीडर गिरा दिया जाए डीपी सेवी यादव होने का। की समीक्षा करने के कौन होते हैं? आपको किसने हक दिया हमारे समाज सेवी होने की समीक्षा करने का? आपको किसने हक दिया? आप होते कौन है? समाज सेवा के बारे में, महिलाओं के बारे में, महिलाओं के कानून के बारे में बात करने वाले आप होते कौन है? और खास तौर से मेरे समाज सेवी होने पर आप सवाल करने वाले कौन होते हैं? आपको जिस चीज के लिए यहाँ पर बैठाया गया है, जिस मुद्दे पर बात करने के लिए बैठा, उस मुद्दे पर बात करिए, है ना? और आप बोल रहे हैं कानून की बात सुनिए। आप कह रहे हैं महिलाओं को क्या कानून नहीं मिला है, क्या विभिन्नताएं हैं? आप देखिए मुस्लिम महिलाएं जब रोती तड़पती हुई हमारे ऑफिस में आती है, हमारे एनजीओ में आती हैं, सिर्फ उनका एक ही परेशानी होती है, पति ने दूसरी शादी कर ली, अलग रह रहा है, परिवार वाले भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इन-लॉज भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनमें ये जायज है। जायज है क्या? हमारे हिंदू समाज में ये जायज है? एक बीवी के होते हुए क्या हमारे हिंदू समाज में ये जायज है कि पति दूसरी बीवी के साथ शादी करके लिविंग रिलेशन में तो रह लेगा? कोई नहीं। क्या शादी करके रह सकता है? नहीं रह सकता ना। तो ये एक कानून क्या उन महिलाओं को जरूरी नहीं है जो हम हिंदुओं को मिला हुआ है, हिंदू महिलाओं को मिला हुआ है? क्या ये मुस्लिम समाज की महिलाओं में लागू नहीं होना चाहिए? एक देश एक कानून लागू से सबसे महत्वपूर्ण कानून तो यही हुआ हमारा। हजारों धन्यवाद सभी मेहमानों का, समय कम है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के